क्या कसूर था उनका? देश की सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, गश्त कर रहे थे, पाकिस्तान के सैनिकों ने आकर भून डाला उनको। क्या बीती होगी उनकी माता पर, उनकी पत्नियों पर, उनके बच्चों पर, जिनके बच्चे आपकी रक्षा करने के लिए तो गए थे, लेकिन वापस उनकी लाशें, उनके पार्थिव शरीर घर पर पहुंचे। उनको सलाम करने की बजाय, उनके आगे सिर झुकाने की बजाय, बिहार प्रदेश के नीतीश कुमार के एक मंत्री भीम सिंह ने कहा इनको तो पैसा दिया जाता है मरने के लिए। लानत है ऐसी स्टेटमेंट पर। बख्शी जी, आपने ठीक कहा, पैसा तो वैश्य को भी दिया जाता है, लेकिन सेना के लोग पैसे के लिए सेना में नहीं जाते, वो देश के लिए, आपकी रक्षा के लिए सिर पर कफन बांध कर जाते हैं। उनको जितने सलाम करो उतने कम होते हैं। लेकिन शायद दिल्ली की सरकार वो भूल गई। हमारे रक्षा मंत्री एंटनी जी, मैं उस दिन पहले दिन पार्लियामेंट में था। भाई और बहनों, हमारे लिए शर्म से डूबकर मरने वाली बात हो गई। एंटनी जी ने बयान क्या दिया कि बड़े असले के साथ लैस होकर पाकिस्तानी आतंकवादी, उन्होंने हमारे 5 सैनिकों को मार दिया। पाकिस्तानी आतंकवादी कहा, यह भी नहीं कहा पाकिस्तानी सैनिकों ने मारा। हमने उसका विरोध किया कि वो आतंकवादी नहीं थे, वो पाकिस्तानी सैनिक थे, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री ने हमारी बात नहीं सुनी। हमने विरोध जताया संसद के अंदर। हमने कहा यह कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के, भारत के साथ नहीं है। कांग्रेस पाकिस्तान के साथ आज खड़ी है। और अगले दिन जब हमने उसी दिन विरोध किया और आप जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे एक वाहन पर रक्षा मंत्री के घर के पार पहुंचे, हमारी बात सुनने के बजाय हम पर पानी का वार किया गया, हमारे ऊपर लाठियां मारने का प्रयास किया गया, हमें गिरफ्तार किया गया। किस लिए? इस देश की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए कि आप पाकिस्तान के साथ ना साथ दे, अपनी सेना के साथ खड़े हो। कहिए सीना ठोकर कि ये पाकिस्तान की सेना ने हमारे 5 सैनिकों को मारा, हम हमारे 5 सैनिक मारे तो हम 5 के बदले 5 नहीं, हम 5 के बदले 500 को मार गिराएंगे, तब मानेंगे कि आप भारत की सेना का साथ दें। लेकिन रक्षा मंत्री में इतना दम नहीं था और प्रधानमंत्री ने तो मनमोहन सिंह बन गए, मोनी बाबा बन गए। आज तक कुछ नहीं बोले, श्रद्धांजलि तक नहीं दी हमारे सैनिकों के लिए। अगले दिन रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की सेना की वर्दी पहनकर वो आतंकवादी आए थे, ये भी नहीं कहा कि वो पाकिस्तानी सैनिक थे। हमने फिर विरोध किया, पूरे देश भर में युवा मोर्चा ने विरोध किया। तब जाकर तीसरे दिन आकर रक्षा मंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत के सैनिकों को मारा। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई और बहनों, इजराइल के एक नागरिक को, मैं सैनिक की बात नहीं कर रहा, इजराइल के एक नागरिक को अगर पाकिस्तानी ले जाते हैं तो आगे से क्या करता है इजराइल? बदले में कम से कम 50 मारकर लाता है। बख्शी साहब, वो घिरा पड़ा ऐसे देशों से जहां पर इजराइल को घेर कर रखा है। अगर उसके 5 सैनिकों को ले जाए तो 50 दूसरे देश के अंदर मारकर लाते हैं। हमारे देश की सरकार इतनी नपुंसक हो गई है कि जब सुधाकर सिंह को और हेमराज को, ये दोनों शहीद हुए राजपुताना राइफल के, हमारे सैनिक थे, 8 जनवरी को शहीद हेमराज का सिर काट कर ले गए। क्या वो सिर हमारी देश की सरकार वापस ला पाए? नहीं ला पाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी उस सैनिक के घर में गए, उनसे सतामना जा, उनके परिवार के साथ बैठे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने उस पर भी राजनीति की। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आने पर उनको बिरयानी का भोज दिया अजमेर शरीफ में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा मेरे भाई और बहनों कि एक और शहीद का सिर वापस नहीं आया, दूसरे और आप बिरयानी खिला रहे। और ये वही सलमान खुर्शीद है जिन्होंने कहा था कि दिल्ली के इंस्पेक्टर MC शर्मा की शहादत पर कि सोनिया गांधी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे।
इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए क्या होगा कि सोनिया जी किसी सैनिक के मरने पर नहीं रोती, लेकिन आतंकवादी के मरने पर अगर किसी की आंखों से पानी नहीं रुकता, आंसू नहीं रुकते, तो उसका नाम सोनिया गांधी है, याद कर लीजिए। इस देश का युवराज किसी सैनिक के मरने पर तो नहीं जाता, उसकी शहादत पर नहीं जाता, लेकिन उन आतंकवादियों के घर पर जाकर चाय नाश्ता करता है जिन्होंने इंस्पेक्टर एमसी शर्मा को मारा था आजमगढ़ में। दिग्विजय सिंह और वो युवा नेता वहां पर जरूर जाते हैं। यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की शहादत को फर्जी मुठभेड़ कहा जाता है, हमारे सैनिकों पर पथराव किया जाता है, हमारे सैनिक का सिर काट कर ले जाया जाता है, हमारे 5 सैनिकों को मार दिया जाता है, और मनमोहन सिंह और रक्षा मंत्री चूड़ियां पहनकर अपने घर पर बैठे रहते हैं। यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है मेरे भाई और बहनों। ये गुस्सा बख्शीदी आपका सही है, और ये नौजवान आज यहाँ पर केवल कोई राजनीतिक मंच पर नहीं आए। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ, केवल युवा पीढ़ी को ये आह्वान कर रहा हूँ। ये देश बट जाएगा, मिट जाएगा, हमें इस देश के युवाओं को जगाना होगा, देश के युवाओं को एक साथ जोड़ना होगा, संगठित करना होगा, और राष्ट्र निर्माण में लगाकर भारत को बचाना होगा, तो युवा पीढ़ी को बचाना होगा। हम कर सकते हैं मेरे भाई और बहनों, हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं आपसे 2 टूक शब्दों में कह देना चाहता हूं, यह कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने देश को लूटकर खोखला कर दिया है। और मैं 2 लाइनों में कह दूं कि अगर देश की बहन की इज्जत भी लुटती है तो देश की राजधानी में चलती बस में लुटती है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी नजर नहीं आते, 15 दिनों बाद नजर आते हैं तो कहते हैं कि हम कोई ऐसी घटना आगे से नहीं होने देंगे। क्या दिल्ली में उसके बाद कोई घटना नहीं घटी? पिछले 7 महीनों में 816 महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना है। क्या दिल्ली में रोजगार मिल रहा है? पूरे देश भर में पिछले 10 वर्षों में मात्र 30 लाख लोगों को रोजगार मिला है। क्या इस देश का किसान संपन्न हो रहा है? इस देश के किसान 28 लाख किसानों ने आत्महत्या पिछले 9 वर्षों में कर ली। युवा निराश और हताश, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो रहा है, सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा। ब्रह्म सिंह तंवर जी कह रहे थे कि पैसा तो आया लेकिन खर्च नहीं हुआ, कांग्रेसियों की जेब में चला गया। इसलिए कहना चाहता हूं, आओ उठो, इकट्ठे हो जाओ और कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दो, कमल का फूल खिला दो मेरे भाई और बहन। अगर हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात में एक हमला भी, एक आतंकवादी हमले के बाद नहीं होने देते, तो आतंकवादियों को मारने के लिए उनको फंसाने का प्रयास किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसा नेता चाहिए? मनमोहन सिंह जैसा जो हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठा है, या नरेंद्र भाई मोदी जैसा जिन्होंने गुजरात में एक भी हमला नहीं होने दिया और गुजरात में आतंकवाद का सफाया कर दिया? भाई और बहनों, भाजपा शासित राज्यों में संपन्नता भी आई है, समृद्धि भी आई है, आतंकवाद को भी खत्म किया है। और मेरे मुसलमान भाइयों ने, अगर सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट कहीं पर है तो गुजरात में है, सबसे पढ़ा लिखा मुसलमान कहीं पर है तो गुजरात में है, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय मुसलमान की कहीं पर है तो गुजरात में है। लेकिन कुछ मीडिया के लोग ये दिखाने में लगे हैं कि शायद वहां पर मुसलमान भाई खुश नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है, आंकड़े कहते हैं कि सबसे संपन्न मुसलमान है तो गुजरात में है। हर वर्ग को संपन्नता और समृद्धि कहीं पर मिली तो गुजरात में मिली, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी से सत्ता में आने से रोक रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के 2 उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा, फिर आप बताइए कि कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। कारगिल की लड़ाई हुई भाई और बहनों, ये जो नवाज शरीफ द्वारा प्रधानमंत्री बने, उस दिन भी हमारी पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा था। लड़ाई शुरू हो गई कारगिल की, लेकिन खुद अमेरिका चले गए। बिल क्लिंटन ने कहा अटल जी को फोन करके कि अटल जी अमेरिका आ जाओ, दोनों को बैठकर समझौता करवा दूंगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। और बख्शी साहब उस समय नरेंद्र भाई मोदी कारगिल में, मेरे पिताजी प्रेम कुमार धूमल उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले वो
नरेंद्र भाई मोदी और हमारे कुछ मंत्री कारगिल की लड़ाई पर सीमा पर गए और एक बंकर के अंदर जब वहां पर फौजी भाइयों से मिल रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे, तो रेडियो पर एक खबर आई कि ऐसे ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने अटल जी को फोन किया और कहा कि यहाँ आ जाओ, तुम्हारा समझौता करवा देंगे। फौजी बड़े बेचैनी के साथ सुन रहे थे और जो आगे से उन्होंने कहा उसके बाद भारत माता की जय, अटल बिहारी जिंदाबाद के नारे लगे। ऐसा क्या कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने? अटल जी ने दो टूक शब्दों में क्लिंटन को कहा कि जब तक मेरी भारत माता की भूमि पर एक भी पाकिस्तानी घुसपैठिया जिंदा है और मेरी 1 इंच भूमि भी पाकिस्तान के कब्जे में है, मैं भारत से बाहर कदम नहीं रखूंगा, एक एक घुसपैठिए को मारकर गिरा दूंगा। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। आज के प्रधानमंत्री जी अपना बोरिया बिस्तरा पहले बांध लेते कि अमेरिका से जाकर पूछाता हूं। ये देश का दुर्भाग्य हो गया भाई और बहन। मैं 1992 से लगातार विदेशों का भ्रमण करता हूं, एक्सपोर्ट के काम में था। हर बार 15 अगस्त 26 जनवरी को विदेशों में लिखा जाना कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ बैगर्स, कि भिखारियों और सपेरों का देश है भारत। लेकिन 1998 के बाद वो बदल गया मित्रों। देश में एक ऐसा नेता भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा जिसने परमाणु बम भी बनाया और उसका विस्फोट करके दुनिया को हिला दिया, तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। पूरी दुनिया ने मान लिया कि भारत एक महान शक्ति बनकर उभरा है। सेना का मनोबल बढ़ा, क्यों बख्शी जी, बढ़ा कि नहीं बढ़ा उससे? अगर सेना का मनोबल बढ़ा तो अटल बिहारी वाजपेयी के कारण बढ़ा। जापान ने, अमेरिका ने, यूरोप के संघों ने कहा प्रतिबंध लगा दो भारत पर, इनसे व्यापार बंद कर दो। अटल जी ने कहा तुम्हें जो करना हो कर लो। अगले दिन और बम विस्फोट कर दिया और पूरी दुनिया को फिर हिलाकर रख दिया। अपने पांव पर भारत को किसी ने खड़ा किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। आर्थिक प्रतिबंध लगने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका नहीं गए। अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन को पहले 2 बार भारत आना पड़ा, तब जाकर अटल जी अमेरिका गए थे। ऐसे भारतीय कोई हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी हुआ। हमें गर्व होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी पर कि हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, भारत का अंग बनाए रखने के लिए अपना जीवन दे दिया। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु विस्फोट करके भारत को अपने पांव पर खड़ा किया, महान शक्ति के रूप में खड़ा किया। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल की लड़ाई भी जीती। और बख्शी साहब, लड़ाई तो आजादी के समय से ही शुरू हो गई थी, 47 से ही। नेहरू जी की सरकार ने तो जीप घोटाले में भी पैसे खाए, राजीव गांधी जी ने बोफोर्स के घोटाले में पैसे खाए। इनका परिवार क्या भारत की रक्षा करेगा? रक्षा तो हमारे नेताओं ने की। और 62 के युद्ध में, 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में कभी सैनिकों के पार्थिव शरीर घर नहीं आया करते थे, लेकिन कारगिल की लड़ाई के बाद ताबूत में डालकर पूरे मान सम्मान के साथ हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से हर सैनिक का पार्थिव शरीर उसके घर किसी ने पहुंचाया, तो उसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी है।